सोचिए, एक ऐसी जगह जिसने इतिहास के सबसे क्रूर युद्ध भी देखे और दुनिया की सबसे गहरी आध्यात्मिक क्रांति का जन्म भी वहीं हुआ। जी हां, आज हम जिस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है प्राचीन मगध की कहानी। एक ऐसी जगह जिसने क्रूरता और युद्ध के चरम से लेकर ज्ञान और शांति के शिखर तक का एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, राजाओं का उदय। दूसरा, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब बदल दिया। तीसरा, ज्ञान का प्रकाश। और आखिर में ज्ञान की वो महान विरासत। महत्वाकांक्षी विजेताओं से लेकर ज्ञान के एक ग्लोबल सेंटर बनने तक का ये 1000 साल का सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, राजाओं का उदय। देखते हैं कि आखिर मगध ने पहली बार इतनी बेतहाशा सैन्य और राजनीतिक ताकत कैसे हासिल की। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये प्राचीन मगध का विस्तार है। आज का पटना, गया और राजगीर का इलाका। इसकी शुरुआती राजधानी राजगीर थी। आप देख रहे हैं कि ये कैसे 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, बिल्कुल एक प्राकृतिक किले की तरह। इसी वजह से इसे जीतना लगभग नामुमकिन था और इसी अभेद्य सुरक्षा ने मगध को एक महाशक्ति बनने का मौका दिया। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने पहली स्थायी सेना बनाई, फिर नंद वंश का पतन हुआ और देखते ही देखते विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा हो गया। आपको पता है, इस साम्राज्य की आबादी उस वक्त 1.5 से 3 करोड़ के बीच थी। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही विशाल मिलिट्री एक्सपेंशन था, जो सम्राट अशोक के आते आते अपने बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया। और यहीं से आता है हमारी कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, द ब्रेकिंग पॉइंट, कलिंग का युद्ध। एक ऐसा पल जब साम्राज्यवादी भूख अपनी सारी हदें पार कर गई। तो हुआ यूं कि सम्राट अशोक की नजर पड़ी कलिंग पर। कलिंग, जो उस समय एक आजाद, बहुत ही अमीर और व्यापार के लिए बेहद अहम तटीय राज्य था। अशोक ने उसे जीत भी लिया, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। इस शानदार जीत के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि इतने महत्वाकांक्षी राजा ने अचानक हमेशा के लिए अपनी तलवार ही फेंक दी? इस सवाल का जवाब है ये दिल दहला देने वाला आंकड़ा, 2.5 लाख। जी हां, कलिंग युद्ध की कीमत 2.5 लाख जिंदगियां थीं। खुद अशोक के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख सैनिक मारे गए और करीब 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं उस तबाही का मंजर। अपनी आंखों के सामने खून की नदियां बहते देख अशोक अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनका मानना था कि उन्होंने खुद इस खून खराबे को देखा है और वही इस विनाश की वजह है। इस भयंकर तबाही ने उनके मन में ऐसा गहरा पछतावा पैदा किया जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तीसरा भाग, ज्ञानोदय यानी शांति का मार्ग। देखिए, मगध का ये हृदय परिवर्तन कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। उसी बोधगया में जहां राजकुमार सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे महात्मा बुद्ध बन चुके थे। आपको पता है, उस वक्त उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मन में करुणा थी और आंखों में पूरे संसार को दुख से मुक्त करने का सपना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठकर ध्यान करते रहे। वो सोच रहे थे, जो सत्य मैंने पाया है, क्या दुनिया उसे समझ पाएगी? लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, अगर मैं ये ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो इंसानियत इसी अंधकार में भटकती रहेगी। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना पहला उपदेश देने का फैसला किया। वो पैदल चलते हुए सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी रहते थे। पहले तो उन साथियों ने बुद्ध को इग्नोर किया। उन्हें लगा सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके चेहरे का वो दिव्य तेज देखकर सब सन्न रह गए। वहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, ना अधिक सुख में डूबो, ना अधिक दुख में खो। जीवन का सही मार्ग मध्यम मार्ग है। उन्होंने लोगों को अहिंसा, दया, प्रेम और सत्य का रास्ता दिखाया। कहा कि क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से। धीरे धीरे, राजा हो या रंक, हजारों लोग उनके शिष्य बनने लगे। पूरे भारत में घूम घूम कर उन्होंने शांति का संदेश दिया, जात पात के खिलाफ आवाज उठाई और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। बुद्ध की इसी सीख ने कि सच्चा ज्ञान वही है जो पूरी दुनिया को बेहतर बना दे, सदियों बाद सम्राट अशोक को भी गहराई से प्रेरित किया। अब जरा इस तुलना को देखिए।
कलिंग से पहले के उस हिंसक अशोक और कलिंग के बाद के शांत अशोक के बीच का ये अंतर, मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो लगातार खूनी युद्ध लड़ रहे थे और कहाँ उन्होंने अचानक सब छोड़कर अहिंसा और धम्म विजय यानी धर्म और शांति के रास्ते को चुन लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 40 सालों तक मगध में शांति, सद्भाव और तरक्की का एक ऐसा दौर चला जिसकी मिसाल पूरे इतिहास में शायद ही कहीं और मिलती हो। अशोक ने राजकाज का पूरा सिस्टम ही पलट कर रख दिया। जरा उनके शिलालेखों की इन बातों पर गौर कीजिए। हमारे राजा ने जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी है। सोचिए, अशोक इतिहास के शायद पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण की बात की। उन्होंने हिंसक खेलों पर बैन लगा दिया और तो और अपना वो शाही शिकार का शौक भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने राज्य के पूरे खजाने का मुंह जनकल्याण की तरफ मोड़ दिया। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए। दूर दूर से दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां मंगवाई गईं। यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे कुएं खोदे गए और छायादार पेड़ लगाए गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे एशिया और यहां तक कि ग्रीस तक शांति और करुणा का संदेश फैलाने के लिए बौद्ध मिशनरियों को भेजा। चलिए, अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, ज्ञान की विरासत, नालंदा विश्वविद्यालय। मगध में शांति और जिज्ञासा के जो बीज बोए गए थे ना, उन्होंने सदियों बाद एक ऐसा पेड़ खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। युद्ध की भूमि अब शिक्षा की भूमि बन चुकी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5वीं शताब्दी में बने नालंदा विश्वविद्यालय की, जो दुनिया का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का केंद्र बना। अपने पीक पर आप यकीन नहीं करेंगे, यहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। और यहां सिर्फ बौद्ध दर्शन नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि केमिस्ट्री, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। इस ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए चीन, कोरिया, तिब्बत और तुर्की तक से विद्वान यहां खिंचे चले आते थे। जरा नालंदा के इस विशाल आर्किटेक्चर और एजुकेशनल मॉडल को देखिए। एक तरफ ये खुदाई में मिली संरचनाओं का नक्शा है और दूसरी तरफ आज के राजगीर का सैटेलाइट व्यू। ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, जो 1193 में हुए अपने हिंसक विनाश तक पूरी शान से खड़ा रहा। चीन से आए महान विद्वान ह्वेनसांग की ये बात नालंदा के असल विजन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। उन्होंने पूछा था, भला कौन इस ज्ञान को अकेले भोगना चाहेगा और उन्हें भुला जाना चाहेगा जिन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। आपको याद है ना, बिल्कुल वही सोच जो भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे महसूस की थी। ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटने का वही अटूट जज्बा नालंदा की रग रग में बसा था। और ये देखिए, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का ये लोगो हमारी इस पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देता है। ध्यान से देखिए, ये एक तरह का विजुअलपन है। इसमें इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक बोधि वृक्ष की आकृति बना रहे हैं। है ना कमाल? ये हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान और मानवता की खोज। तो दोस्तों, कलिंग के उन खून से सने मैदानों से लेकर नालंदा के ज्ञान से जगमगाते गलियारों तक का मगध का ये ऐतिहासिक सफर आज हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। क्या आज की हमारी आधुनिक दुनिया ताकत और युद्ध के इस पागलपन से बाहर निकलकर एक बार फिर से ज्ञान और शांति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना सकती है? ये सोचना अब आपके हाथ में है।